आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? देखो, जो सेक्शन 124 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें क्या होगा, इंडेमनिटी का मतलब आपने LIC में पढ़ा होगा कि जब इंश्योरेंस करवाते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो जो लॉस हमें होता है उसके अगेंस्ट में जो कंपनी हमारा इंश्योरेंस करती है वो हमें इंडेमनीफाई करती है, मतलब क्षतिपूर्ति करती है हमारे लॉस की। जो इंडेमनिटी होती है वो लाइफ के केस में तो मिलता नहीं है, क्योंकि किसी के जीवन को तो आप कैसे क्षतिपूर्ति करोगे। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई अदर लॉस होता है घर का, गाड़ी का, तो उसको इंडेमनीफाई कैसे होता है। वैसे ही होता है इंडेमनिटी भी, कि जिसमें है ना एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि मैं ना आपको कोई भी लॉस होगा, चाहे मेरे कंडक्ट के कारण हुआ हो या किसी अदर थर्ड पर्सन के कारण हुआ हो, तो मैं आपको उससे बचाऊंगा। उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जैसे एग्जांपल दिया, अमित ने कॉन्ट्रैक्ट किया राजेश के साथ कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा जो भी एक्शन राहुल लेगा आपके अगेंस्ट में जी, और राहुल ने एक्शन लिया जिसके कारण राजेश को 20,000 रुपये पे करने पड़े। अब वो 20,000 रुपये कौन पे करेगा? अमित ही उसे इंडेमनीफाई करेगा, किसे? राजेश को। यहाँ पे बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ कि भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि मैं आपको ना घोड़ा बेचूंगा। ए अब उस घोड़े को ख़रीदना चाहता है और बी से कहता है कि भाई घोड़ा मुझे बेच दे। अगर बी उसे बेचता है और सी उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है, तो उस सारे लॉस को कौन बियर करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बी को उससे बचाने के लिए डैमेज से? ए। ठीक है, ए उसे इंडेमनीफाई करेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन प्रॉमिस करता है प्रोटेक्ट करने के लिए उसे तो बोलते हैं इंडेमनीफायर, और जो पर्सन जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। अब बात आते हैं कि जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब वैलिड होगा, उसके लिए कौन कौन से दो बेसिक एलिमेंट तो वही हैं, ठीक है, जो पीछे पड़ते हैं, और दो मेन एलिमेंट और कौन आते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में। एक तो यही कि जो इंडेमनीफायर है एक्सप्रेसली प्रॉमिस करते, मतलब खुल के बोलते हैं हाँ भाई मैं तेरी हेल्प करूँगा, मतलब मैं तेरी सेफ्टी रखूँगा जो भी लॉस होगा तुझे, ठीक है, और प्रॉमिस करे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी लॉस जो हो रहा है जो भी प्रोमिसर था उसके एक्शन के कारण या किसी थर्ड पार्टी के एक्शन के कारण, मतलब इंडेमनीफायर जो रक्षा कर, अगर उसके कारण भी कोई लॉस होता है तो भी वो भरना है, और कोई थर्ड पार्टी के कारण लॉस होता है तो भी, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इतना डिफाइन है नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये बताता है कि हम प्रॉमिस करते हैं इंडेमनीफाई करने की कोई भी जो लॉस हो रहा है खुद से या किसी थर्ड पार्टी से। ये इंक्लूड नहीं करता जहाँ पे कोई भी लॉस होता है प्रोमिसी की हिमसेल्फ खुद से और किसी एक्सटर्नल इवेंट, एक्सीडेंट वगैरह जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे कंट्रोल करके नहीं चलता। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे मतलब जो भी लॉ है वो इन चीज़ों को मानता है, इसीलिए जब लॉ में डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं ना तो इंग्लिश लॉ को लेके चलता है, ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रूल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो अदर किसी भी कारण से लॉस होता है उसको कवर नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉमिस देता है सेव करने का दूसरे पर्सन को जो भी हार्म या लॉसेज होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन से, ठीक है। क्योंकि जो प्रोमिसर होता है वो बाउंड होता है इंडेमनीफाई करने के लिए प्रोमिस को जो भी लॉस होता है उसे। अब बात आती है जैसे इसमें इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक जर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें है ना ज़रूरत नहीं है कि मतलब जैसे भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि जब पार्टीज की कंसेंट और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कैपेबल हो, माइनर ना हो, ठीक है, पागल ना हो, तो कोई भी ये ज़रूरी होता है। एसेंशियल एलिमेंट अगर कम होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं। तो दो एसेंशियल तो होने जरूरी है कि भाई कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा फ्री कंसेंट है मतलब दवा वगैरह से है नहीं, ठीक है, और कोई भी ऐसा एक्शन हो जो लॉ के अगेंस्ट में हो। तो यही बोल रखा है कि तभी वैलिड होगा जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे इसने बोल दिया कि ए बी से बोलता है कि तू अगर सी को पीट दे तो मैं ना तुझे 500 रुपये दूंगा, तो बी अब ए के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि 500 रुपये के लिए, ठीक है, और जो भी अगर तुझे लॉस होगा तो उसके लिए मैं 200 इंडेमनीफाई करूँ, क्योंकि उसका जो केस है वो भाई वैलिड ही नहीं है, उसने ऐसा एक्शन किया है जो लॉ के अगेंस्ट में है। अब इंडेमनिटी होल्डर जिसको सेफ्टी दी जा रही है उसके क्या क्या राइट्स हैं? एक तो डैमेज का, अगर इंडेमनिटी होल्डर है वो पे करता है किसी भी शूट के अगेंस्ट में, तो इंडेमनीफायर उसको प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, मतलब इंडेमनिटी होल्डर उससे वो पैसे ले सकता है। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जहाँ पे जो इंडेमनीफाइड है वो इनकर करता है, ठीक है, डिफेंड करने में किसी भी केस वगैरह को, लेकिन जो इंडेमनीफाइड है वो क्या चाहता है कि जो कॉस्ट जो हुई है, ठीक है, मतलब वो कैसी हो, मतलब भाई देखो नॉर्मल सी सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो इंडेमनीफाइड है, एक मिनट,
जहाँ पे जो इंडेमनीफायर है वो इनकर करता है, ठीक है, किसी भी को जो मतलब केस किया गया था उसको लाने में या डिफेंड करने में। लेकिन जो इंडेमनीफाइड है वो इंटेल करता है कि जो ये कॉस्ट है जो एक्ट में हुई है विद फोरसाइट, एक प्रूडेंट मैन की तरह, मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन में भी होती है, लेकिन जो इंडेमनिटी होल्डर है वो उस केस में इंस्ट्रक्शंस मतलब वही एक्ट ले सकता है जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, और फेल होने के फेलिंग विच ही सीजीज टू ए राइट ऑफ इंडेमनिटी, फेल होने के केस में वो सीज हो जाता है। सम पेड अंडर द कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ के केस में जो भी जैसे भाई जैसे केस हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो उस केस में जो भी सम पे किया जाएगा इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा, तो इंडेमनीफायर उसे उसके लॉस के लिए पे करेगा। क्योंकि और इसके लिए क्या कंडीशन है कि उसने जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने कोई भी लॉ ना तोड़ा हो, तो यही है कि उसने खुद ने कोई लॉ ना तोड़ा हो, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जो भी लॉ के हैं और गुड फेथ में किया हो, तो वो सब मिलेगा भाई। जो भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो इंडेमनीफायर उसे इंडेमनिटी होल्डर को पे करेगा। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन मतलब केस के लिए जो भी खर्चा वगैरह आ रहा है उसके लिए उसे पे करेगा। और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन जैसे भाई केस वगैरह को सेटल करना है तो बोला था भाई इतने पैसे दे दो, ठीक है, तो केस को हम है ना मतलब वापस ले लेंगे, इस टाइप से कुछ भी हो उसके लिए। अब इंडेमनीफायर दे रहा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, तो जब इंडेमनीफायर इंडेमनीफाई करता है इंडेमनिटी होल्डर को तो उसे भी कुछ राइट्स मिलते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जैसे इंडेमनीफायर के जो एनालोगस मतलब सिमिलर है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, मतलब एक टाइप से कहे तो जो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो यही बोल रखा है। और एट जो राइट होते हैं श्योरिटी के, श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो मनी होती है जो एक प्रॉमिस के रूप में दी जाती है किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट में या कोर्ट के केस के अगेंस्ट में, ठीक है, तो राइट है इंडेमनीफायर का जो एनालोगस है राइट ऑफ श्योरिटी के कारण जो कौन से, एक तो देखो जो इंडेमनीफायर है उसने पे कर दिया डैमेज को इंडेमनिटी के अंतर्गत, तो राइट है उसके पास कि वो जो इंडेमनिटी होल्डर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडेमनीफाइड को, ठीक है, लेकिन जो ये राइट्स होते हैं वो तभी पे किए जाएंगे आफ्टर द डैमेज, एक मिनट, तभी पे किए जाएंगे, ठीक है, और एक मिनट, जैसे कि इसमें यही बोला है ना कि पे किए जाएंगे मतलब जब डैमेज होगा उससे पहले नहीं पे किए जाएंगे। दूसरा यही बता रखा है जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनीफाई करेगा इंडेमनिटी होल्डर को जो भी मतलब अगेंस्ट राइट जो है ना कोई थर्ड पार्टी लेती है जो भी केस वगैरह उसके कारण लॉस हो रहा है, और इंडेमनीफायर को अगर कोई लॉस होता है जो कवर ही नहीं था इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में तो इंडेमनीफायर उसको पे नहीं करेगा। और जो इंडेमनीफायर है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है जिसके कारण लॉस हुआ है, जैसे LIC कंपनी ले सकती है थर्ड पार्टी के कारण किसी गाड़ी वगैरह को नुकसान हो गया और उसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा, तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है भाई तेरे कारण मेरे को पैसा देना पड़ा है तो तू दे, वही ये सिचुएशन। कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर लायबिलिटी की जो इंडेमनीफायर लायबिलिटी होती है उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसे मतलब कब मानी जाएगी कि वो लायबल है उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए, तो वैसे तो कोई स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, लेकिन जैसे जो अलग अलग कोर्ट्स हैं वो अलग अलग बताते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, अलग अलग वर्डिक्ट रहे हैं, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद एंड पटना हाई कोर्ट क्या कहते हैं कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी जो प्रॉमिस की गई थी इंडेमनीफायर के द्वारा उसे जब भी उससे कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाए या ना कोई डैमेज पे करने के लिए बोला जाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो इंडेमनीफायर होता है उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो उसी टाइम पे अकर हो जाती है जब इंडेमनिटी होल्डर को पे करने के लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए सचिन एक स्टोलन आइटम देता है अंकुर को ऑक्शन करने के लिए और अंकुर सचिन से कहता है कि इंडेमनीफाई करो अगर इशू किया जाए डैमेज बाय द ओनर ऑफ द आइटम, अगर भाई जो मतलब ओनर है उस आइटम का अगर वो उसके अगेंस्ट में केस करेगा तो तुम्हें ही मुझे इंडेमनीफाई करना है, मतलब ठीक है, तो मतलब जब अगर ये सिचुएशन आती है और ओनर अंकुर के अगेंस्ट में एक्शन लेता है तो कौन उसको बोन करेगा? सचिन, ठीक है। जबकि बॉम्बे, लाहौर और नागपुर हाईकोर्ट ने इसको थोड़े अलग वे में बताया था। उनका कहना था कि जो इंडेमनीफायर की ऑब्लिगेशन है वो ओनली तभी अराइज होगी जब इंडेमनिटी होल्डर है ना एक्चुअल में पे करता है, एक्चुअल में परफॉर्म करता है ऑब्लिगेशन। यहाँ पे तो भाई वो सिचुएशन आ जाए और यहाँ पे एक्चुअल में वो बोन हो जाए, पे हो जाए, अमाउंट वगैरह जो भी है, ठीक है, तभी वो रिम्ब्यूज करेगा पेमेंट को। तो अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें ये होता है इंडेमनिटी रिक्वायर होती है कि जो पार्टी है वो इंडेमनीफाई कर सकते हैं
ठीक है। तो इंडेमनिटी कोई ऐसी नहीं कि रीपेमेंट हो या पेमेंट के बाद ही, वो उसी टाइम हो जाती है जब भी सिचुएशन आए कि भाई बोला जाए इंडेमनिटी होल्डर को कि आपको पे करने कोई अमाउंट। अब नया आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो सेक्शन 126 में आता है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्म करने का, एक प्रॉमिस को या किसी लायबिलिटी को पूरा करने का, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के केस में। यहाँ पे तीन ही पार्टीज होती हैं, एक श्योरिटी, एक प्रिंसिपल डेटर और एक क्रेडिटर। तो कहता है कि जो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन गारंटी देता है वो तो होगी श्योरिटी, और जो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में गारंटी दी जाती है कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा वो होता है प्रिंसिपल डेटर। एंड दो पर्सन जिसे गारंटी दी जाती है, टू होम द गारंटी इज गिवन, वो होता है क्रेडिटर। श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरल और रिटन दोनों वे में हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश लॉ में से राइटिंग में माना जाता है। जैसे एक गारंटी देता है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है, ए रिक्वेस्ट करता है बी को कि 50,000 सी को दे दे, ठीक है, और ये आपको रीपे कर देगा 1 साल में। लेकिन अगर सी पे नहीं करता है तो ए कहेगा कि मैं आपको रीपे करूँगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी दे रहा है वो ए सी की भी आप पर, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो इसमें वैसे सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। यही कि है ना, इसमें 3 पार्टीज होनी चाहिए कम से कम, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सभी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब परमिशन होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। ऐसे नहीं किसी से दबाव करके डरा धमका के कुछ करवाया जाए। जो श्योरिटी ऑब्लिगेशन है वो राइज होती है तभी जब जो प्रिंसिपल डेटर है वो कोई ना कोई गड़बड़ करे, कोई ड्यूटी को पूरा ना करे, ठीक है, या कोई डेब्ट पे ना करे। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल एंड रिटन कुछ भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड नहीं हो सकती। इम्प्लाइड मतलब जो कोई चीज़ इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस की जाए। और टिल सच टाइम एज जो ऑब्लिगेशन अराइज होती है प्रिंसिपल डेटर की, जब तक कि अराइज ना हो तब तक तो श्योरिटी फ्री है, क्योंकि जब एक्चुअल में अराइज होगी तभी उसकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी, ठीक है। जो प्राइमरी लायबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो क्या है, प्रिंसिपल डेटर। जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो सेकेंडरी होती है, और पहले लायबिलिटी अराइज होती है प्रिंसिपल डेटर की, उसके बाद श्योरिटी की आती है। तो यहाँ पे ना जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो यही है पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। जो नॉर्मल जो पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, ठीक है, वो क्या है, तो देखो, एक तो सिक्योरिटी देता है जो भी लोन दिया गया है पार्टी के द्वारा। एश्योरेंस देता है गुड कंडक्ट एंड ऑनेस्टी का, कि जो भी इम्प्लॉइज है सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट में वो अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे। फॉर द इंडेमनिटी, और जो थर्ड पार्टी उसको इंडेमनिटी देता है कोई लॉस वगैरह होता है, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट वगैरह के कारण। अब बात आती है कि जो दोनों है इंडेमनिटी एंड गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला ये इंडेमनिफाइड तो प्रॉमिस करता है कि प्रोटेक्ट करेगा इंडेमनिफाइड को, मतलब जो भी इंडेमनिटी होल्डर उसे कोई भी कंसिक्वेंसेज जो की जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण है ना, मतलब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा जिससे लॉस हो रहा है। श्योरिटी में क्या होता है, वो प्रॉमिस करता है कि वो कोई ड्यूटी, मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस है उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें 2 पार्टीज है, जबकि इसमें 3 पार्टीज होती हैं। इसमें जो पर्पज है श्योरिटी का वो अनसर्टेन होता है, और जबकि इसमें ना क्लियर होता है कि भाई कोई भी परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन होगी उसके लिए। जो लायबिलिटी होती है इंडेमनिफायर की वो पहली होती है, जबकि इसमें श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, पहली किसकी होती है, डेटर की होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी के बीच में, इसमें 3 होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये अराइज होता है। फिर बात आती है कि जो श्योरिटी है, ठीक है, और जो क्रेडिटर है उनके बीच में जो गारंटी है वो वैलिड होगी एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, अगर श्योरिटी की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि पहले हो जाती है उनके बीच में एग्रीमेंट वगैरह। तो अब फिर बात आती है तीसरा पॉइंट, इनवैलिड गारंटी। कहता है कि कोई भी गारंटी इनवैलिड कब होगी, कहते हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो कवर नहीं किया जाता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट फेथ के द्वारा, तो जो श्योरिटी है ये कह के अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकता, कि उसे तो पता ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। लेकिन श्योरिटी को ये पता होना जरूरी है कि भाई वो किस पार्टी के लिए गारंटी दे रहा है, कितनी ड्यूरेशन के लिए दे रहा है, और कितनी अमाउंट के लिए दे रहा है, और कौन कौन सी सिचुएशन है जब ये गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। एक तो गारंटी ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मतलब झूठ बोल के, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी गारंटी जो ऑब्टेन की जाए क्रेडिटर के द्वारा या अपनी ऐसी नॉलेज से जो मिस रिप्रेजेंट करके किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को की गई है तो वो इनवैलिड होगा,
ठीक है। मतलब कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, अगर वो झूठे तरीके से बताई जाए, मिस रिप्रेजेंट की जाए क्रेडिटर के द्वारा, उसे पता था फिर भी, ठीक है, तो वो क्या होगी, इनवैलिड। जैसे कि ए अपॉइंट करता है बी को एज ए मैनेजर, और बी बताता है उसको, सी को वो बताता है कि वो तो ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुआ है, और सी इस तरीके से गारंटी दे देता है कि हाँ भाई बी अच्छे से काम करेगा। सी की गारंटी है ना जो भी ऑब्टेन की गई है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से है, इसीलिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बी तो मैनेजर था लेकिन ए ने बोला कि वो तो क्या है, ऑडिटर है। फिर है गारंटी, फिर गारंटी ऑब्टेन बाई काउंसिलमेंट, मतलब छुपा कर, कोई भी इंपॉर्टेंट बात छुपाई हो, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है कि जो भी गारंटी ऑब्टेन की जाए क्रेडिटर के द्वारा कुछ छुपा करे, किसी चीज़ के ऊपर चुप रहकर, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थी तो वो इनवैलिड कर देती है। एग्जाम्पल के लिए अपॉइंट करता है बी को कलरक की तरह डेप्ट वगैरह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो पे करने थे ए को, और बी ना अच्छे से अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करता, और ए डिमांड करता है गारंटी बी से, तो बी की जगह गारंटी कौन दे देता है, सी। लेकिन सी को ये नहीं बताया जाता कि है ना पहले से बी ने कोई गड़बड़ वगैरह कर रखी है, और फिर से अगर बी गड़बड़ करेगा ना अब, तो उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसे पुरानी जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन थी, पुरानी जो भी गड़बड़ थी, उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटी, मतलब जब एक श्योरिटी ये कहता है कि अगर ये पर्सन भी एज ए श्योरिटी वर्क करेगा, को श्योरिटी की तरह ज्वाइन करेगा, तो ही मैं श्योरिटी होने की गारंटी दूंगा। तो अगर वो पर्सन मना कर देता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। जैसे कोई भी पर्सन है वो गारंटी देता है विद रिस्पेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, किस कंडीशन पे कि जो क्रेडिटर है, ठीक है, वो क्रेडिटर को कि वो ना तभी ऑपरेटिव होगा जब दूसरा पर्सन भी को श्योरिटी की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल है कमल और विमल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर चमन भी है ना को श्योरिटी की तरह काम करेगा तो 50,000 की गारंटी दे देगा कृष्ण को, लेकिन चमन मना कर देता है तो ये क्या हो गया, इनवैलिड, ठीक है। अब बात आती है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। तो लायबिलिटी श्योरिटी के लिए क्या बताया गया है कि जो लायबिलिटी श्योरिटी वो अराइज होगी तभी जब डिफ़ॉल्ट होगा प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, क्योंकि जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी अगर वो डेट मतलब कोई डिफ़ॉल्ट करेगा ही नहीं तो लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, क्योंकि जो श्योरिटी की लायबिलिटी वो सेकेंडरी होती है और प्राइमरी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की, ठीक है। क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी से आंसर नहीं मांग सकता किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ ही ना हो प्रिंसिपल डेटर के में ही बता रखा है कि जो प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, अपनी इंटेंट से या अपनी जो अक्रेंस से किसी भी ऑन फॉरेंसिक इवेंट से उसी के अकॉर्डिंग श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी, कि मतलब जो डेटर करेगा अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो नहीं होगी। तो जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो किससे रिलेटेड होती है, प्रिंसिपल डेटर के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होती है। कहता है कि ये एक डील करता है श्योरिटी की लायबिलिटी के नेचर से, ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल डेटर के साथ, ठीक है। अगर जब तक कि जो कहता है कि जितनी भी जिम्मेवारी किसकी होगी, प्रिंसिपल डेटर की, उतनी ही किसकी होगी, श्योरिटी की होगी, मतलब दोनों की जो दायित्व वो सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए हरी गारंटी देता है राम को पेमेंट करने के लिए एक बिल एक्सचेंज बाय महेश। महेश कहता है वो पेमेंट नहीं करेगा, इस केस में जो हरी है वो लायबल होगा अमाउंट बिल पे करने के लिए नहीं, बल्कि जितना इंटरेस्ट है, चार्जेस है, वो सब कुछ जो जितना ड्यू है वो सब। तो जो श्योरिटी है हावेवर उसके पास लिमिटेशन क्या है कि वो लिमिट कर सकता है अपनी लायबिलिटी, भाई मैं तो सिर्फ इतनी ही गारंटी दूंगा, इतने ही टाइम तक दूंगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है 10,000 लिए थे क्रेडिटर से, लेकिन ना श्योरिटी कहते हैं मैं तो सिर्फ 5,000 के लिए लायबल हूँ, तो 5,000 की गारंटी दूंगा, तो वो सिर्फ होगा 5,000 के लिए ही लायबल, इसे बोलते हैं फेयर डेटर, ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिस्चार्ज करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी लायबल नहीं है, वो अब्जॉल्व नहीं कर सकता अपनी लायबिलिटी, उसे तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार प्रिंसिपल डेटर इनकेपेबल हो, लाइक माइनर है, लूनेटिक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में और क्रेडिटर के बीच में वो वॉइड है, लेकिन जो श्योरिटी है वो लायबल माना जाएगा, वो एज ए प्रिंसिपल डेटर ट्रीट किया जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो श्योरिटी होता है वो ही प्रिंसिपल डेटर बन जाता है। जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो स्टार्ट होती है जब प्रिंसिपल डेटर गड़बड़ करे, डिफ़ॉल्ट करे। तो कहता है कि जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, ऑपरेटिव हो जाएगी, और जो क्रेडिटर है वो ये भी बाउंड नहीं है, मतलब उसके ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो इन्फॉर्म करेगा श्योरिटी को कि हाँ भाई डेटर ने डिफ़ॉल्ट वगैरह कर दिया है, ठीक है। जब भी डेप्ट होगा क्रेडिटर का ड्यू होगा पेमेंट के लिए, तो क्रेडिटर के पास अधिकार या तो प्रिंसिपल डेटर से मांगे या श्योरिटी से, और ना अगर चाहे तो क्रेडिटर सीधा श्योरिटी के पास भी जा सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है बिना डेटर से मांगे हुए। ऐसा उसने शंकरा वर्सेस विरूभक्षसभा के केस में किया था, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है। फिर बात आती है लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी, मतलब एक से ज़्यादा जब पर्सन श्योरिटी की तरह वर्क करे, तो जब दो पार्टीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ,
ठीक है, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए थर्ड पर्सन की पार्ट पर, तो कहते हैं वो एग्री होंगे वन ऑफ देम, मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे डिफ़ॉल्ट के केस में, जब एक पर्सन को माना जाएगा श्योरिटी और अदर ऑफ द अदर दूसरे का, और जो थर्ड पर्सन होगा वो पार्टी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो लायबिलिटी है दोनों की वो किसकी तरफ होगी, तीसरे पर्सन की तरफ, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं की जाएगी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। जैसे ए है बी है, वो एक एफिडेविट कर लेते हैं काम का जॉइंटली, जबकि ए लिख देता है कि वो श्योरिटी है बी के लिए, लेकिन सी को तो पता ही नहीं होता इस बात के बारे में कि एफिडेविट है, वेरी करता है बिगनिंग से ही। तो फैक्ट क्या है कि ए रिटर्न करता है श्योरिटी बी के लिए और सी जानता है अगर, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सी के अगेंस्ट में केस वगैरह कर सकता है। ठीक है, अब डिस्चार्ज मतलब कब श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकता है हमारा, बाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब जो श्योरिटी होता है वो नोटिस देके कि भाई मैं अब और गारंटी नहीं देना चाहता, अपना जो भी गारंटी है, अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो कहता है कि जो गारंटी वो रिवोक हो सकती है श्योरिटी के द्वारा किसी भी समय। ठीक है, फ्यूचर जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनके बारे में अगर वो नोटिस दे देता है तो क्रेडिटर को इसके बारे में, लेकिन श्योरिटी फ्यूचर की किसी ट्रांजैक्शन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर पास्ट की कोई भी जिम्मेवारी है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जैसे ए लोन लेता है बी से, मतलब 10,000 का बी को, और सी श्योरिटी होता है, तो यहाँ पे जो गारंटी है वो रिवोक नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है। तो जो पहले जब उसने श्योरिटी बना तो जो भी गारंटी दी थी तो वो तो उसे पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए वो फ्री हो जाता है। श्योरिटी अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो भी वो फ्री हो जाता है अपनी ड्यूटीज से। जैसे कहता है कि जो श्योरिटी है दैट ऑफ, जो श्योरिटी है वो ऑपरेट करती है इन द एब्सेंस ऑफ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। जो श्योरिटी की प्रॉपर्टी है उसकी डेथ के बाद है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगी क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, बाय वेरिएशन इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्रिंसिपल डेटर है और जो श्योरिटी है और जो मतलब मेन जो भी है पर्सन है, इन तीनों के बीच में क्या हो जाए, अगर चेंजमेंट आ जाता है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड, और श्योरिटी को उसके बारे में इन्फॉर्म ना किया जाए या श्योरिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो क्या कर सकता है, वो रिवोक कर सकता है। तो सेक्शन 133 क्या बताता है, अगर कोई मेजर मॉडिफिकेशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में बिना एग्रीमेंट के श्योरिटी के साथ, तो जो श्योरिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो सकता है। उसके बाद अधिकार है कि वो विड्रॉ कर सकता है गारंटी से, लेकिन श्योरिटी है ना उसे अपनी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट देनी पड़ेगी इसके ऊपर। फिर है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर की जो भी ड्यूटी है वो पूरी हो जाती है तो श्योरिटी की भी ड्यूटी पूरी हो जाती है। सेक्शन 144 यही कहता है कि जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर जो प्रिंसिपल डेटर उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस है ड्यूटी है वो नलीफाई हो जाए तो क्रेडिटर के लिए, तो श्योरिटी की भी जो ड्यूटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि श्योरिटी बना ही इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कहता है कि जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है बिना श्योरिटी की मतलब कंसेंट के, उसी परमिशन के या उससे पूछे बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सेटलमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, और क्रेडिटर प्रॉमिस कर देता है कि एक्सटेंड करनी टाइम लिमिट, लेकिन है ना श्योरिटी को इसके बारे में नहीं बताया जाता तो भी वो क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। लेकिन कौन कौन सी सिचुएशन में श्योरिटी बाउंडेबल होगा, तो पहला है कि अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ और टाइम लिमिट बढ़ा देता है उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, श्योरिटी लायबल नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए। और कोई भी केस ना करना प्रिंसिपल डेटर के मतलब अगेंस्ट में, या कोई भी इनिशिएट ना करना प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में, तो उसके लिए जो भी लायबिलिटी वगैरह वो ऑब्जॉल्व नहीं होगी। जैसे ए डेटर है बी का और सी गारंटी करता है कि लोन की पेमेंट करेगा ए को, अगर ए फेल्स हो जाता है पेमेंट करने में तो बी इनिशिएट नहीं करता अगर कोई भी प्रोसीडिंग ए के अगेंस्ट में, तो सी की जो लायबिलिटी वो ऑब्जॉल्व नहीं होगी कि अगर उसके अगेंस्ट में ले लिया, क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर से नहीं तो सीधा श्योरिटी से भी मांग सकते हैं। अगर दो को श्योरिटीज, अगर एक को रिलीज़ किया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी रिलीज़ हो गया, उसकी तो दायित्व बनता है। बाय द क्रेडिटर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड इम्पेयरिंग श्योरिटी रेमेडी कहता है कि अगर क्रेडिटर भूल जाता है, कोई गड़बड़ कर देता है, तो इसमें यही बता रखा है अगर जो क्रेडिटर वो एक्ट नहीं करता, इसकी जो भी इनकन्सिस्टेंस है विद द राइट ऑफ द क्रेडिटर के अकॉर्डिंग, तो फेल हो जाता है वो एक्ट करने में जो लॉफुल ड्यूटी थी श्योरिटी की तरफ उसकी, तो भी जो श्योरिटी है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाए, क्योंकि श्योरिटी की तरफ जो भी उसके दायित्व थे वो उसे पूरे करने थे। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर कहता है कि अगर क्रेडिटर को लगा लो हमने लोन लिया और उसके पास हमने कोई सिक्योरिटी रखी थी, और तो अगर जो भी क्रेडिटर उसका दायित्व है उसको सेफ रखना, अगर उस एसेट्स को वो खो देता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, श्योरिटी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मिस रिप्रेजेंट को झूठ बोल के भी अगर कोई गारंटी ली जाती है तो भी ख़त्म हो जाती है, या कुछ भी फैक्ट छुपा के अगर कोई गारंटी ली जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है।
और एक से ज़्यादा को श्योरिटी हो तो ये कहे कि भाई अगर मैं तभी श्योरिटी बनूंगा अगर वो बनेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वो ख़त्म हो जाती है। फिर आते हैं राइट्स ऑफ ड्यूटीज़। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी में क्या आता है? राइट्स ऑफ श्योरिटी में आता है पहला कि राइट अगेन प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में राइट है उसके पास क्या कि कहता है कि अगर जो श्योरिटी हो पेमेंट कर देता है लोन की क्रेडिटर को, तो श्योरिटी के पास अधिकार है कि वो प्रिंसिपल डेटर से वो पैसा मांग सकता है, रिकवर कर सकता है। जो क्रेडिटर होता है उसे नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल डेटर के बारे में और उसके कंडक्ट के बारे में, ठीक है, और वो श्योरिटी को भी पता होना चाहिए। अगर कोई भी कंडक्ट ऐसा प्रिंसिपल डेटर ने किया और वो श्योरिटी को नहीं पता तो भी वो ख़त्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ए एम्प्लॉय करता है बी को पैसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बी है ना वो गड़बड़ करता है और अच्छे से पैसे वगैरह कलेक्ट नहीं करता। सी को ए है ना गारंटी के रूप में अपॉइंट कर लेता है, लेकिन बी के पास कंडक्ट के बारे में नहीं बताता, तो अब सी अब्जॉल्व कर सकता है अपनी लायबिलिटी को। क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या राइट है? जो श्योरिटी वो डिस्चार्ज कर सकता है अपनी लायबिलिटी को क्रेडिटर के अगेंस्ट में, जैसे क्योंकि जो उसका राइट ही क्या है कि भाई अगर प्रिंसिपल डेटर कोई गड़बड़ करेगा तो पे करेगा, ठीक है। तो एक टाइप से तो अगर श्योरिटी कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो कोई दायित्व है ही नहीं, और अगर वो गड़बड़ करता है तो दायित्व है, ठीक है। तो वही है कि वो पोजीशन ले सकता है, जो भी फर्नीचर वगैरह है जो भी इसने सिक्योरिटी के रूप में रखा है ये सब है। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे रहीम लोन लेता है 30,000 का और मतलब राम एक लोन देता है 30,000 का रहीम को, गारंटी देता है श्याम और पोजीशन ले लेता है फर्नीचर जो रहीम से बिलोंग करता है, जो बाद में रहीम को बिना नॉलेज के श्याम को वापस कर दिया जाता है। अब रहीम जो श्योरिटी है मतलब जो पर्सन है जैसे श्योरिटी है वो क्या कर सकता है? अब्जॉल्व कर सकता है उसको। क्यों? क्योंकि वो भाई असेट्स उतनी असेट्स से वो अपनी लायबिलिटी को कम कर सकता है, क्योंकि उसकी बिना नॉलेज के वो लायबिलिटी वापस भी तो की गई है, वो असेट्स वापस भी तो की गई है। और को श्योरिटीज़ में यही है कि जो क्रेडिटर है अगर वो एक को श्योरिटी को रिलीज़ कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर को श्योरिटीज़ भी रिलीज़ हो जाएंगे, और जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग श्योरिटीज़ को वो पोर्शन में बढ़ जाती है। अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी होते हैं वो अपने अपने जो भी दायित्व है उतने तक वो क्या होते हैं? लायबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक